अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। हुकूमत साजी का मरहला जो है वो एक चैलेंज बनता चला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो इंतखाबी तारीख़ रही है फिर उसके बाद नताइज के हवाले से जो कुछ होता रहा है, हुकूमत साजी के मामले में ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहे हैं। बिल आखिर ये हुकूमतें भी तश्कील पाती रही हैं और मामला जो हैं वो आगे चलते भी रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा इंतखाबात के नताइज को लेकर सूरत हाल जो है वो ज़्यादा ख़राब है। बलूचिस्तान में इस वक्त एहतजाज जारी है, इसी तरह अंदरून सिंध में एहतजाज हो रहा है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इन इंतखाबी नताइज जो हैं उनको चैलेंज कर रही है और वो अब इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों। वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो असम्बली का इजलास बुलाया जाए। अब इस सूरत हाल के अंदर जो मामलात उभर कर सामने आ रहे हैं वो ऐसे दिखाई देता है कि ये एक तसादुम की तरफ हालात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सियासी बेयकीनी जो है वो मज़ीद गहरी हो रही है और ये इस बात की तवक्को की जा रही थी कि इंतखाबात के बाद मामला जो है वो मूव फॉरवर्ड होगा, वो नतीजा जो है उस तरीके से नहीं मिल पाया है। अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने लिए किसी घोंसले की तलाश में थी और अब उन्होंने सिडनी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसका घोंसला तो चुना है, लेकिन देखने की बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हामिद रज़ा साहब हैं वो भी आज़ाद बैसियत आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और उनकी एक नशिस्त भी कौमी असम्बली के अंदर नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। दूसरा ये है कि क्या अब इन इंतखाबात के हवाले से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की फ़राइज़ नहीं है कि वो सामने आएँ, इसके ऊपर बात करें, कौम को जो है वो एतमाद में लें। अगर इसी तरीके से अदालतों में मामला जाते रहे और वहाँ पर जो है वो कामयाबियाँ मुअत्तल होती रहीं और फिर वो तहकीकात का अमल जो है आगे बढ़ता रहा, तो इस वक्त किसी को भी पार्लियामेंट के अंदर वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं है। लिहाजा ये मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़े का सबब जो है वो बनेगा। इस वक्त एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है, एक ऐसी हुकूमत की तश्कील की ज़रूरत है कि जिसके ऊपर ये भरोसा हो कि ये चल भी पाएगी और डिलीवर भी कर पाएगी। गो कि इन दोनों के दरमियान इस वक्त बड़ी वाज़ेह खलीज है और पाकिस्तान के मईशत से वाबस्ता और अवामी वसाइल से वाबस्ता, जिसके नतीजे में हमारा जो समाजी सूरत हाल है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। वो गहरी है, लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की जो सियासी क़यादतें हैं वो एक बालग़ नज़री का मुज़ाहरा करते हुए मामलात को आगे लेकर चलती हैं और इस सूरत हाल में से रास्ता जो है वो निकलता है कि पार्लियामेंट का इजलास हो। गो कि ये बात कही जा रही है कि अभी कुछ दिन पड़े हैं, इतनी जल्दी क्या है, लेकिन ज़ाहिर है 29 फरवरी तक जो है वो इजलास को बुलाना है और उसके बाद आइनी ओहदों का इंतखाब जो है वो होना है और फिर निज़ाम मुमलिकत जो है उसने भी आगे बढ़ना है और जो मईशत का इम्तहान है उस पर्चे में फ़ौरी तौर पर बैठना है। उसके लिए तैयारी जो है वो उस नौइयत की तो नहीं लग रही, लेकिन बहरहाल बैठना तो पड़ेगा और लोगों से जो इंतखाबी मुहिम के दौरान वादे वईद किए हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो देना होगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह बलोच साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे। सनाउल्लाह बलोच साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बलूचिस्तान में तवातुर के साथ जो है वो एहतजाज जो है वो जारी है, सड़कें ब्लॉक होती हैं और ये 4 पार्टियों का इत्तेहाद जो है वो इस एहतजाज में शरीक है। बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल क्या है, क्या हुआ क्या है? नदीम भाई, बलूचिस्तान के हवाले से जब भी फैसले किए जाते हैं मती से इतने गैर संजीदा होते हैं और या तो इतनी जल्दबाजी में किए जाते हैं या दानिस्ता तौर पर किए जाते हैं, जिससे बलूचिस्तान में कभी भी सियासी इस्तेहकाम भी नहीं आया और बिलखुसूस जब ये इंतखाबी अमल जब दौर शुरू हो जाता है, तो बलूचिस्तान के अंदर कुछ जमातें जो अभी तक पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखती हैं, पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखती हैं, जमहूरी जद्दोजहद पे यकीन रखती हैं और ऐसी जमातें भी जब मैदान में उतरती हैं, तो हमारी मुक़तदरा या हमारे बहुत ताकतवर तबके वो उन जमातों का रास्ता रोकने के लिए भी ऐसे लोगों को सामने लाने की कोशिश करते हैं जिनका माशरे में कोई बहुत सियासी, समाजी
कबायली किरदार नहीं है, बल्कि अब आजकल तो बलूचिस्तान में ये मशहूर हो गया। आपको पिछले सेनेट में आपको याद होगा, कोई 6 साल से शुरू हुआ है, फिर गुज़िश्ता 3 साल में कि सेनेट में सारी बलूचिस्तान की सीटें बिक गई थी। तो इस दफ़ा बलूचिस्तान के बच्चे-बच्चे के मुँह पे यही बात है कि जी सूबाई असम्बली की सीटें भी बिक गई हैं। और अब जिस तरह से आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में कंट्रोवर्सीज़ सामने आ रही हैं। तो मेरे ख़्याल में जिस तरह भी बलूचिस्तान में इस इलेक्शन में, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में काफ़ी इलेक्शन मुतनाज़ा रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन पाकिस्तान में, बिलख़ुसूस बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा है। इसकी कोई जायज़ियत, जिसको लेजिटिमेसी कहती हैं, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, ये सारे इसमें इतने बड़े डेफ़िसिट्स हैं, जो पाकिस्तान को ओवरऑल और बलूचिस्तान में स्पेसिफ़िकली बहुत बड़े बुहरान का सबब बनेगा। इसी वजह से बलूचिस्तान की जो तमाम जमातें हैं, उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ, बड़े मुश्किलात में, बलूचिस्तान वो इलाका है जहाँ तकरीबन 150-200 के करीब जो है बम धमाके हुए हैं। इलेक्शन जो ये जो प्रोसेस है 20-25 दिन के दौरान, इसमें उन्होंने जाके कैंपेन किया है, लोगों ने अपने वसाइल ज़ाया किए हैं, वक़्त दिया है, एनर्जी दी है, रिसोर्सेज़ इन्वेस्ट किए हैं, पॉलिटिकल मोटिवेशन किया है लोगों को। अब ऐसे लोगों को अचानक से आप देख लें, रिज़ल्ट जो है रातों-रात तब्दील कर दिए गए। इलेक्शन के दिन जो है वो इंटरनेट और कनेक्टिविटी वैसे ही बलूचिस्तान में कम है, लेकिन थोड़ी बहुत थी, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो बलूचिस्तान की ये जो 4-5 जमातें जो इस वक़्त सरापा एहतजाज हैं, इस वक़्त भी बलूचिस्तान की सड़कें बंद हैं। बलूचिस्तान में तमाम तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो है लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। सबका यही मुतालबा है कि जिस तरह की शदीद किस्म की धांधली, दानिस्ता धांधली की गई है, ये बलूचिस्तान को तबाही के दहाने पर ले जाएगा। नहीं, लिहाज़ा इसको इसमें इसमें सनाउल्लाह बलोच साहब, एक छोटा सा सवाल, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर इसको ज़रा एक्सटेंड करते हैं। ये फरमा दीजिए कि वहाँ पे इस वक्त जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी उभर कर आई हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ ने अच्छी नंबर ऑफ़ सीट्स लिया है, इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया है। JUIF जो खुद इस वक्त ये कह रही है कि धांधली हुई है, उन्होंने अच्छी सीट्स ली हैं। तो ये आप इसको एक अच्छा साइन नहीं देखते हैं? नदीम भाई, आपको पता होगा कि 1.5 महीने पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए। जो भी लोग थे, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है सोसाइटी में, जो पहले किसी और जमातों में थे, वो हर दफ़ा जमातें इसलिए बदलते हैं किसी के कहने पे कि उनको उनकी नशिस्तें मिल जाएं। इससे वाज़े हो जाता है कि ये नशिस्तें जो हैं, ये मुक़्तदरा अपने पास रखती है, और ये मुक़्तदरा है, ताकतवर तबके हैं जो इनको आंकते हैं भेड़ बकरियों की तरह। कभी मुस्लिम लीग नवाज की तरफ भेज देते हैं, कभी पीपल्स पार्टी की तरफ भेज देते हैं, कभी जो है किसी और अपनी मर्जी पसंद की कोई पार्टी रातों रात बना लेते हैं। ये वो लोग हैं, ये जो लोग, इनमें से अक्सरियत का, मैं सबका नहीं कहता, लेकिन इनमें से अक्सरियत जो 60 to 80% लोग ऐसे हैं जिनका माशरे के अंदर पॉलिटिकल सह नहीं है, जो माशरे के अंदर पॉलिटिकल डिलीवर नहीं कर सकते, जो बलूचिस्तान के डेवलपमेंट चैलेंजेस को नहीं समझते, जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो ये क्राइसिस इस वक्त डेवलप हुआ है, इसको रिजॉल्व करने में कोई कलीदी किरदार अदा नहीं कर सकते। ये तो भेड़ बकरियां हैं। जिस तरह आप हर ईद पे लगता है मेला, आप भी जाते हैं, आपको भी पास अगर दौलत है, पैसा है, आप अच्छे से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत बकरा और भेड़ खरीद सकते हैं। बलूचिस्तान में तो यही कारोबार हुआ। मियां नवाज शरीफ के हाथ में जाके सबको एक इकट्ठा करके सरीना होटल में उनको दे दिया। इसी तरह पीपल्स पार्टी के वो दे दिए गए कि इस दफ़ा इनको आप ले लें, कुछ को आप ले लें। जो जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं, वो तो ना अपनी जमातें बदलते हैं रातों रात। ये इनमें से अक्सरियत का प्रोफाइल निकाल के देखें, इन्होंने 20 साल के अपने पॉलिटिकल कैरियर में 20 पार्टियां, जमातें तब्दील की। बदलिए, मैं इस जो तरफ आता हूँ ज़रा, सनाउल्लाह बलोच साहब। अब फ़रदौस शमीम नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ज़ाहिर है 2018 के इलेक्शंस के ऊपर दीगर जमातों को बहुत एतराज़ था, लेकिन उसके बावजूद वो पार्लियामेंट में बैठे और निज़ाम जो है वो उसको चलने दिया गया। आप इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लग रही है, उससे ये लगता है कि बजाय आप सिस्टम का हिस्सा बनने के, आप सिस्टम से टकराना चाह रहे हैं। ठीक है, शिकायत सबको हैं, लेकिन उसके अजाले का भी तो एक तरीक़ाकार मौजूद है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजीम हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, टकराव नहीं करना चाहते, हम अपने मैंडेट को बहाल करवाना चाहते हैं, और उसका तरीका आसान है। किसी भी इंटरनेशनल ऑडिट फर्म को बुला लीजिए, उसको बिठा दीजिए, लोगों से कहें वो अपने फॉर्म 45 ले आए, और उस फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर फैसला, रिजल्ट दोबारा टेबलेट करके दिया जाए। और एक कोई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट छोड़े, हाई कोर्ट के जजेस उनको हर सूबे के सुपरवाइज करते रहे। अच्छा, ये आएगा कि जी हर पार्टी अपने अपने फॉर्म 45 बनाएगी, नहीं, वो भी नहीं हो सकता। जो फॉर्म 45 कॉमन सबसे ज्यादा हो, उसको ले लीजिए, रिजल्ट निकालिए, लेकिन फैसला कीजिए इससे कि इस हाउस से क्या क्या डिपेंडेंट है। रिजर्व सीट्स वो भी इससे लेंगे, आपको पता है 30% होती हैं, वो
25% औरतों की, 5% माइनॉरिटीज की। अच्छा जी, ये जब रिजर्व सीट्स आ जाती हैं तो 3 मार्च से पहले पहले सेनेट का इलेक्शन होना है। तो 3 मार्च से पहले चले ये रिजर्व सीट्स भी पूरी होंगी, तभी सेनेट का इलेक्शन हो सकता है, वरना वो सेनेट का इलेक्शन भी जाली तरीके से कहलाएगा। इसलिए कि अगर ये क्रिएटेड है, जैसे एमक्यूएम को 0 सीट्स है कराची में और उन्हें 17 एनए की सीट दे दी गई है। जब इस किस्म की धांधली, उनको नहीं, 2.5 लाख मैं वोट असल है, में ये आमिर बहुत खान सारे को 12 सवालात लाख जो है ना वो वोट रिलेटेड हैं मुकम्मल इरफान करने कादिर साहब से। नदीम साहब, एक नदीम साहब, सेकंड, 2 मिनट, एक सेकंड, 2 मिनट फिरदौस साहब, मैं आपसे एक मुकम्मल सवाल करना चाह रहा हूँ, वो उसका मिला लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं कादिर साहब के लिए। ये फरमाइएगा कि 2018 में भी आरटीएस बैठा, सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर थीं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये क्यों है कि जो बात हम करते हैं वो एक फतवा है, उसका तस्लीम किया जाना ही जो है वो हतमी है, आखिरी है और आखिरी लफ्ज़ है, जबकि दूसरा जो मर्ज़ी कहता रहे, दलील से भी बात करे, मंतिक से भी बात करे, उसकी बात नहीं सुननी है। पहली चीज तो ये, दलील और मंतक अगर कोई मुझे समझा दे और पूरे पाकिस्तान की सारी जमातों को समझाए। दुनिया में मशहूर मुहावरा है, ज़माने खल्क़ को नकारे खुदा समझो। हम तो अपने फॉर्म 45 लेके आए हैं, या तो कह दें ये फॉर्म 45 जाली हैं आपके, ये आपके खुद बनाए हुए। हमने तो कोई छापा खाना नहीं खोला जो इलेक्शन के बाद भी बैलेट पेपर छाप रहा हो। हमने पाकिस्तान से, हमारे लिए तो किसी ने एतराफ़ नहीं किया कि हमने पीटीआई के लिए किया। हमारे पास तो कोई, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हमें चार्जिंग लगाया कि जी मैं जो है जो जीता हरवाया जीता था, लेकिन मैंने देखा कि एमकेएम जीती हुई थी, इसलिए मैंने अपनी सीट वापस कर दी। उन्हीं ने भी कहा पीटीआई जीती हुई थी। आपके पीएमएल-एन के हल्का 59 पंजाब की असेंबली के वो आदमी रो रहा है कि यार ये कैसे मेरे लोग कर रहे थे, फजल साहब। तो कितनी आपको शहादतें चाहिए, कि कब आप राजी होंगे कि जी ये इलेक्शन, पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख लीजिए, जितने एग्जिट पोल्स हैं वो देख लीजिए, जो पोस्ट इलेक्शन इंटरव्यूज देख लीजिए लोगों के, उन सब चीजों के बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि चोरी करने वाले को रिवॉर्ड दिया जाए और जिसके साथ चोरी हो वो बिल्कुल बंदूक की नली के सामने जो है सीना नहीं ताने, सर झुकाते कह दे माई बाप ठीक है। जो आप कहेंगे मुझे राजी हूं। अब पुल को चलाने के लिए मुझे पहले तो 2 जूते लगते थे, टाइम बहुत लगता था। आप 4 जूते माने, सिर्फ लोग बढ़ा दीजिए जैसे कि टाइम कम लगे। भाई ये नहीं करेंगे हम, यही नहीं होगा। ये आपको मैं बता। आता हूँ फिरदौस साहब। और लेकिन अब एक और बात ले ले, इस सेनेट के इलेक्शन के बाद सदारती इंतखाब भी, जैसे कि सदर मोहतरम का भी 9 सितंबर को जो है अपना टेन्योर खत्म हो चुका है और उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, असेंबलियां, प्रोविंशियल असेंबलियां, सेनेट। तो अगर आप फॉल्स मैंडेट के ऊपर ये बाकी के इलेक्शन करेंगे, यानी रिजर्व सीट, सेनेट सीट और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो आप किधर खड़े। और आइन की पामाली हमने नहीं की, सेंसस से गैर कानूनी बॉडी से हमने नहीं अप्रूव कराया था। ठीक है, मैं फिरदौस साहब आता हूँ, मैं आता हूँ, जरा आगे बात बढ़ जाए फिर इसको बात करते हैं। 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन ना कराना और केयर टेकर सेटअप को इतने अरसे चलाना सूबों में, वो गैर आईनी बात जो थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुर्तकब है, जिम्मेदार है। ठीक है, अच्छा, अब इरफान कादिर साहब, 2-3 सवालात हैं। एक तो ये फरमाइएगा कि ये बहुत अहम सिलसिला बना हुआ है कि मखसूस नशिस्तें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जा मिली है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। अब हामिद रज़ा साहब ख़ुद आज़ाद जीते हैं, अब उनकी कौमी असम्बली में सीट नहीं है, तो ये अब किस तरीके से ये जो चाह रहे हैं कि इनको मखसूस नशिस्तें मिलें, वो क्या तरीक़ाकार होगा? मैं समझता हूँ कि अभी तक इनको जो कानूनी मशवरे दिए गए हैं, मेरे नज़दीक, मेरी दानिश में, वो दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ये जिस काउंसिल से जाके मिले हैं, सुना है उस काउंसिल की तो अपनी भी कोई सीट कौमी असम्बली में नहीं है जी। और आर्टिकल 51 जो है वो तो ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने जितनी सीटें ली हैं उस निस्बत से, उस प्रोपोर्शन में उनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। इनका मौक़िफ़ तो ये होना चाहिए था कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं जिनको बल्ले का निशान नहीं दिया गया, वो जो डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम पीटीआई हैं, वो उसी सियासी पार्टी से मुंसलिक हैं
जिसका नाम पीटीआई है, लिहाजा जितनी सीटें उन्होंने ली हैं उस निस्बत से उनको मिलनी चाहिए, बावजूद इसके कि इनको बल्ले का सिंबल मिला या नहीं मिला। लेकिन इस तरह का बयानिया तो इनकी तरफ से नज़र ही नहीं आ रहा। तो एक कंफ्यूज स्ट्रैटजी है, और उस कंफ्यूज स्ट्रैटजी के तहत ये ख़ुद भी कंफ्यूज्ड हैं, और ये अपनी दादरसी जो है वो सही तरीके से गालिबन उस तरफ जा ही नहीं रहे। मैंने अभी तक तो ये अंदाज़ा लगाया। तो उसका जो कानूनी तरीका है, ये जो दुनिया में इस तरह के पार्लिमानी निज़ाम होते हैं और उसमें ये जो कवानीन बनाए जाते हैं इलेक्शन में, कोशिश इसीलिए इस चीज़ को देख के बनाए जाते हैं कि इसमें धांधली भी होगी, इसमें केसेस भी आएंगे, और ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। इसमें काफ़ी हद तक कोशिश की गई है कि ये अब्यूज़ ना हो और लोगों की दादरसी हो। लेकिन अगर आप उस दादरसी की डायरेक्शन में ही सही नहीं जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली आप उसमें फंस जाएंगे। अब इसमें सीधी सी बात है कि 29वां दिन जब आएगा, या सॉरी 29 तारीख आएगी, यानी कि 21वां दिन इलेक्शन के बाद जब आएगा, तो फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है। वहाँ पे इस निज़ाम में कोई तो मेजॉरिटी लेगा, और एक की भी अगर असेंबली में आपकी मेजॉरिटी हो जाए तो उस एक की मेजॉरिटी पे, यानी कि एक की मेजॉरिटी होगी गालिबन 169 सीट्स अगर किसी ने ले ली, उस दिन मेजॉरिटी हासिल कर ली, और वो 5 साल तक उसकी एक सीट की भी मेजॉरिटी रहे, तो वो एक मुस्तहकम हुकूमत बन सकती है। हाँ, अगर उसके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए बाद में कि जब ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आए ट्राइब्यूनल्स में, क्योंकि इलेक्शन को आप इंटरनेशनल फोरम्स के सामने या इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के सामने चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 225 के तहत आपने ट्राइब्यूनल्स में जाना है। यहाँ तक इनकी बात ठीक है कि अगर ट्राइब्यूनल जो है 5 साल लेके बैठे रहें तो ऑब्वियसली ज़्यादती है। तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में इनको चाहिए कि कोई डायरेक्शन जो है अगर वो ले लें सुपीरियर कोर्ट से, कि भाई ट्राइब्यूनल उसको विद इन अ फोर्टनाइट और विद इन अ मंथ सारे मामला जो है डिस्पोज ऑफ करें, तो वो डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं। और उसमें अगर इनकी सीटों की तादाद वाकई बढ़ जाती है तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर अब बता सकते हैं कि उनकी मेजॉरिटी नहीं रही, और उसमें फिर ये अपना कैंडिडेट जो है नहीं। इसमें इरफान कादिर साहब दूसरा सवाल ये है कि ये जो कैसे चलना है, आइन के नीचे जब एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है तो मैं समझता हूँ उसको फॉलो किया जाए। और ये जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड जो कुछ लोगों की है, जो इनको इस तरह की राय दे रहे हैं कि वो एक वन मैन पार्टी जिसकी अपनी कोई सीट नहीं है, आप उसके साथ मुंसलिक हो जाए, तो एक इनडायरेक्ट तरीके से कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। तो कानून का ये मुसल्लमा असूल है कि एक चीज़ जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं आप डायरेक्टली करें, आप इनडायरेक्ट मेथड्स पे क्यों जा रहे हैं। तो ये आपके सवाल का मेरे पास फिलहाल मैं इसमें एक और सवाल है इरफान कादिर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इरफान कादिर साहब, मैं आगे बढ़ूँ, ज़रा ये फरमाइएगा कि अब ये जिस पार्टी से मिले हैं, आप कह रहे हैं कि ये कंफ्यूज डिसीजन है, इसका फ़ैसला फिर कौन करेगा कि इनको इस पार्टी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मतलब ये सुन्नी इत्तेहाद तहरीक में शामिल होकर ये एलिजिबल हो जाते हैं मखसूस नशिस्तों के लिए कि नहीं होते हैं? देखें, इसका फैसला आइन ने कर दिया है। आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो कितनी सीट्स लेती है। तो इनको चाहिए कि ये टेबुलेट करें कि कितने इंडिपेंडेंट जो हैं वो इनके टिकट पे आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने टिकट्स तो दिए हैं ना उनको, या टिकट्स भी नहीं दिए इन्होंने, ये तो यही बताएंगे ना। फिरदौस साहब से पूछें कि फिर इनको टिकट्स मिले थे कि नहीं मिले थे। और अगर सपोजिंग कोई टेक्निकलिटी की वजह से टिकट्स नहीं भी मिले, लेकिन आम लोगों को यही बताया गया कि भाई ये पीटीआई के कैंडिडेट हैं, तो फिर भी ये पीटीआई के ही तस्वर होंगे ना सारे, किसी और पार्टी के तो नहीं होंगे। तो उस तनासब से इनको सीटें मिल जाएंगी। इनको चाहिए डायरेक्ट अपना मौक़िफ़ पेश करें, बजाय इसके कि इनडायरेक्टली आप जब एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जिसकी कि एक भी सीट गालिबन नहीं है या एक सीट है, उससे तो आप खुद ही अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये तो फिरदौस साहब से पूछें कि उनका क्या लाया अमल होगा इसमें। ठीक है। इसमें सनाउल्लाह बलोच साहब, ये फरमाइएगा
कि ज़ाहिर है कि अब बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का मरला भी आना है और खालिद मक्सी साहब जो हैं वो तो कुछ और बात कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि आपको बलूचिस्तान की जो असम्बली है उसके अंदर क्या सूरत हाल दिखाई देती है कि ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर यहाँ पर आपस में कुछ मामला तय हो जाते हैं तो एक पुरसकून हुकूमत बलूचिस्तान में फिर होगी जो चलती रहेगी। नदीम भाई, बलूचिस्तान में सुकून हुकूमत तो इसलिए नहीं बनेगी कि जो हालात आप देख रहे हैं अभी से, जो एहतजाज जमातें कर रही हैं, वो जमातें बलूचिस्तान के अंदर बहुत ताकतवर हैं, इनके पास बहुत बड़ा स्ट्रीट पावर है, लोगों का सपोर्ट है इनके पास। और ये पूरे बलूचिस्तान में जो गुज़िश्ता 20-30 साल से बिलखुसूस जो हालात हैं, उस हालात में इन पार्टियों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने माशरे को इस्तेकाम देने में, जो लोग अभी मुंतखब करवा के ले आए हैं, गो कि अभी जो भी चूचू का मुरब्बा जो बनने जा रहा है, और मेरे ख्याल में डिपेंड करता है, जिस तरह आपने खुद ही वाज़ेह कर दिया कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या पैक्ट होगा, क्या मुआहिदा होगा पीपल्स पार्टी और नून के माबैन, उसके असरात यकीनन इनके दरमियान जो तकसीम करने का फार्मूला होगा, सूबे किसको देने हैं, ये सूबे भी तकसीम करेंगे, इक़्तिदार को तकसीम करना है, क्योंकि प्रोग्राम तो है नहीं। मैंने हमेशा ये बात की है कि ये जो इलेक्शन है, चाहे वो पीपल्स पार्टी लड़के आई है या चाहे अपना मुस्लिम लीग नून, वो कोई नेशनल प्रोग्राम और प्लान के तहत नहीं आए हैं। आपने किसी का जलसा नहीं देखा, आपने किसी का मंशूर नहीं देखा, किसी का प्रोग्राम, कोई मैनिफेस्टो, चाहे इकॉनमी पे हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे हो, इंटरनल क्राइसिस जो अंदरूनी हमारे खलफशार्स हैं, मसाइल हैं, उनके हल करने से हवाले से आपको कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। तो ये इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार की तकसीम के पास, इनके पास फार्मूले हैं, उस पे लोग बड़े माहिर हैं। नहीं, सिर्फ किसी उसमें को सनाउल्लाह बलोच साहब उन्होंने मंशूर तो दिए हैं और उसमें बड़े लंबे वादे हैं, वो तो अब जब हुकूमत मिलेगी फिर पता चलेगा कि कितने 20 का 100 होता है, लेकिन जो मंशूर दिए हैं उसमें तो अवाम की सूरत हाल को बड़ी इनकलाबी तौर पर तब्दील करने की बातें। 200 मेगावाट 400 मेगावाट बिजली फ्री देने वाला इसको मंशूर नहीं कहते हैं, या कॉपी पेस्ट वाली मंशूर जो 40-50 सफ़ात में इसको मंशूर नहीं कहते हैं। आपने पॉलिटिकल लीडरशिप का जो विजन होता है, वो पब्लिक जलसों में, पब्लिक प्रोसेशंस में, गैदरिंग्स में, इलेक्शन के दौरान होने वाली मुहिम में नजर आता है, और वो वादे इंपॉर्टेंट हैं और अहमियत रखते हैं। आपने मुस्लिम लीग का एक जलसा देखा पंजाब में, आपने पीपल्स पार्टी का सिंध में कोई एक मुझे इंतखाबी जलसा दिखाएं जिसमें वो क्लियरली वाज़े तौर पर कहें, वो कमिटमेंट जो होती है उसके ऊपर आप इन लोगों को मौरदे उनको वो क्या कहते हैं, अकाउंटेबल बना सकते हैं। कोई बलूचिस्तान में आया, किसी ने जलसा करके कहा कि जो बलूचिस्तान के जलते हुए मसाइल हैं वो हल करेंगे। यहाँ आपके खैबर पख्तूनख्वा में है, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए पुरसकून शहर में इतना आप लोगों को फील नहीं होता, नजर नहीं आता। बहुत बड़े क्राइसिस से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। तो जो बलूचिस्तान में आपने हुकूमत बनने जा रही है, उसके हालात मुझे बहुत ही कमज़ोर इसलिए लग रहे हैं कि उसमें जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं वो इस सिस्टम में नहीं है। एक आर्टिफिशियल सी, एक मसनूई सी, एक नुमाइशी सी हुकूमत बलूचिस्तान में ज़रूर बन पाएगी, लेकिन ये इसके सारे काम भी मसनूई होंगे, नुमाइशी होंगे और आर्टिफिशियल होंगे। लिहाजा ऐसे कोई मसनूई जो फैसले होंगे वो बलूचिस्तान में मज़ीद मुश्किलात का बायस बनेंगे। यही तो बार-बार हमारा रोना था रोना कि है। ये जो आने ठीक है, जी मैं आता हूँ ये सनाउल्लाह बलोच साहब। फ़िरदौस साहब, आपने इरफान कादिर साहब की बात सुनी कि आप तो खुद कंफ्यूज हैं, पहले तय तो कर लीजिए कि आपने करना क्या है। देखिए, उन्हीं ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं नहीं करना चाहता, उनके लिए कोई काबिल कदर है, लेकिन उनकी खामोशी बहुत सारे मामलात के ऊपर और जो उनका व्यू रहा है वो या तो गैर आईनी रहा है या वो इतने पार्टीजियन है कि वो बैलेंस सोच का मुजाहिरा नहीं कर सकते। आइन में कहाँ लिखा हुआ था कि जो कुछ किया गया है वो जायज़ है? 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं डिमांड की थी इन्हीं ने? 9 मई के सिलसिले में फिरदौस शमीम नकवी को आज 9 महीने हो चुके हैं, कराची में बैठे हुए थे, कैंसर के पेशेंट थे। कितनी गाड़ियां जलाई मैंने, क्या किया, आज तक चार्जशीट नहीं हुई, कोई सजा भी नहीं दे सके, मुकदमा भी नहीं चल रहा। इसके ऊपर इनकी ह्यूमन राइट्स की सोच बिल्कुल खामोश है। 10,000 से ज्यादा वर्कर्स हैं, लोगों को एक जलसा नहीं करने दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे। बिल्ले का सिंबल ले लिया गया, क्या वही सलूक सारी पार्टियों से एक जैसा हुआ? क्या वही मेयार इस्तेमाल किया? उस वक्त उनके लब छिल गए थे। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली के पीछे जो तारीख है वो मैं आपके इस प्रोग्राम में दोहराना चाहूँ तो दोहरा दूं। वो ऐसे ही जुडिशरी से ताल्लुक रखने वालों की तारीख है।
उन जजों की तारीख है। नहीं वो फिर जिन्हें देखें फरदौस साहब, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपका जो साढ़े तीन पौने 4 साल का दौर है वो भी कोई रोशन मिसाल नहीं है, वो भी एक बदनुमा दाग ही है जो कुछ होता रहा है। आप आपके नजदीक नहीं होगा, मेरे नजदीक बहुत रोशन है। नहीं वो इसलिए कि वो आपकी राय है ना, मसला यही है कि आप दूसरी राय नहीं सुनते हैं। आप लोग ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, बाकी सारी दुनिया जो है वो गलत है। अच्छा जी, देखिए ना, मैं सारी दुनिया को गलत कह रहा हूँ। आपने मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाया है मेरा मतबा नजर सुनने। मैं तो आपसे ये अब पूछ रहा हूँ कि अब आपने आगे बढ़ना कैसे है। वो तो जो हुआ है वो हो गया है, वो तो अब है, लेकिन अब एक सिचुएशन है ना, माजी को तो लेकर नहीं अब चलेंगे। भाई आपने पहला सवाल का जवाब मुकम्मल नहीं करने दिया मुझे, लेकिन मैं उस सवाल को वहीं छोड़ के आपके दूसरे सवाल और तीसरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ जी। ठीक है, हमने आगे कैसे बढ़ना है। वी नो दैट द नेशन इज वेरी मच, जिसे कहते हैं ना कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कशीदगी है। सो वी हैव टू हील द नेशन। पोलराइज मुल्क हो चुका है, लोगों की सबबंदी जो है वो बड़ी खतरनाक हद तक चली गई है और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। वो जो आए थे जिनको फेवर करने की कोशिश की लोगों ने, उनको सारे का वो जो चौथी दफा वजीर आजम बनने आए थे वो अपनी 2 सीटें तक नहीं जीत सके। लोगों ने जिस किस्म का मैंडेट दिया है, आज बच्चा बच्चा गली गली में कहता है कि हमने वोट ही नहीं दिया इनको, ये सारा गलत है, जाली है। तो हम तो कोशिश करेंगे आने के बाद कि हम अभी भी खान साहब से कल परसों भी जिन लोगों ने उन्हें कहा मैं वही काम करूंगा जो फतेह मक्का के बाद हुआ था। फतेह मक्का के बाद क्या हुआ था, उनके बदतरीन दुश्मन थे हिंदा और अबू सुफियान, उनके घर को उन्हीं ने पनाहगाह बना दी थी। यानी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोग मुसलमान हैं, बाकी सारे जो हैं वो काफिर हैं, आप उनको काफिरों को फतह कर रहे हैं और फिर उनकी माफ़ी का तयन करेंगे। ये नदीम साहब, ये अल्फाज आप अगर पूरी सुना के अगर मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हों नहीं, तो आपने मिसाल क्या दी, आप खुद गौर फरमाएं जरा। नहीं, पहली चीज नहीं, आप गौर फरमाएं ना, आपने मिसाल क्या दी है। आई रियली एम सॉरी कि जो अल्फाज मैंने नहीं कहे, मैं दोबारा अपने अल्फाज, हम किसी से बदला लेने का कोई इरादा नहीं रखते। हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे, हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटीज कायम करेंगे और हम अकाउंटेबिलिटी जरूर करेंगे और उसका निज़ाम को बेहतर करेंगे, इससे कि जिस माशरे में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मैं आता हूँ फिरदौस साहब। अच्छा, अब इसमें मैं आता हूँ फिरदौस साहब, मैं आता हूँ। सब पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इरफान कादर साहब ये फरमाइएगा कि एक बहुत ज़्यादा तकाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रेजिग्नेशन का भी आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सामने आकर वजाहत नहीं करनी चाहिए? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर रास्ता हैं, जा भी रहे हैं, और अगर वहाँ पर ही फैसले होने हैं तो फिर ये इतना ज़्यादा जो हंगामा है इसका क्या इलाज है? देखें, अगर तो ये सोच है कि कानून को एक पार्टी कहती है हम अपने हाथ में ले लेंगे, तो ठीक है, एक दफ़ा फिर कानून को अपने हाथ में ले लें। इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया था 9 मई को, उसका खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। और अब ये बात हो रही है रियासत मदीना के तहत, अब कहा जा रहा है फतेह मक्का। तो अगर आप मेरे इंटरव्यू देखें पिछले 3-4 साल के, तो मैं इनको यही तो बावर कराता रहा हूँ कि फतेह मक्का में सबको माफ़ किया गया था। आप क्या सबके ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाना चाह रहे हैं? तो ये सारी बातें तो ऑन रिकॉर्ड मैं ला चुका हूँ। अब मैंने कुछ कानूनी बातें की थी जो इनके फ़ायदे की थी, लेकिन ये और तरफ चल पड़े और उन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर इन्होंने फ़ैसला कर ही लिया ख़ुदकुशी करने का, तो फिर कर लें ख़ुदकुशी। अच्छा, अब ये जो आगे सूरत हाल है कि आपने, ज़ाहिर है असम्बली का इजलास तो बुलाना है ना इरफान कादिर साहब, मखसूस नशिस्तों का भी कोई फ़ैसला होना है, फिर आगे मामलात चलने हैं। अगर इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो वो उन नशिस्तों का क्या बनेगा, और क्या ये फिर मामलात अदालतों में जाएंगे और अदालती सतह पर जाकर फैसला होगा कि हाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने के बाद भी इनकी ये नशिस्तें जो हैं, इनका हक है, इनको दिया जाए?
किसने कहा है कि इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी? ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमें नहीं मिलेंगी और लिहाजा वो सुन्नी इत्तेहाद के पीछे भाग रहे हैं। ये इनको डायरेक्टली चाहिए कि जितनी इनकी सीटें आई हैं, जो कि इनको लोगों ने अवाम ने वोट दिया है इस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे, इनको चाहिए वो सारी सीटें हासिल करें। लेकिन ये खुद ही अगर हासिल नहीं करना चाहते और वो एक सुन्नी इत्तेहाद की एक पार्टी के पीछे जाना चाहते हैं और ख़ुद ही अपना नुकसान करना चाहते हैं और उस पर जज्बाती होके दूसरे लोगों पे ये ताने तुरशे कस रहे हैं और उनकी नीयतों पे शक कर रहे हैं, तो फिर अपना नुकसान करेंगे। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैंने तो हर चीज़ खोल के बता दिया कि इनको बिल्कुल सीटें मिलेंगी। ये ज़रा हौसला करके सही तरफ जाएंगे तो सीटें मिलेंगी ना। अगर एक शख्स जो है वो सही रास्ते पे ही नहीं जाएगा तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेगा? अच्छा, इसमें अब सनाउल्लाह बलोच साहब ये फरमाइएगा कि देखें, बलूचिस्तान का आप जानते हैं, मैं चूँकि बहुत बलूचिस्तान को करीब है, बलूचिस्तान का मसला जो है वहाँ के ये सरदार और बड़े ज़मींदार और बहुत और कुछ अरसे से तो बहुत बड़े तिजारत वाले लोग भी पैदा हो गए हैं। तो ये तो मसला तो बलूचिस्तान का ये कोई आज का तो नहीं है ना, ये तो दायमी है। मतलब जो एक पॉलिटिकल वर्कर पैदा हुआ है उसके रास्ते में ये भी तो हर्डल्स हैं। देखें नदीम भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो समाजी इर्तिका का हमल है वो बहुत ही स्लो रहा है, या उसको दानिस्ता तौर पर बहुत ही आहिस्ता और धीमा रखने की कोशिश की गई है, बल्कि मैं ये कहूँ उसको मुक़्तदराने कंट्रोल रखने की कोशिश की है। वहाँ पर जितने भी सरदार हैं जो अंग्रेज़ी निज़ाम के तहत छोड़ के गया था अंग्रेज़, उन सरदारों की पज़ीराई, रूनुमाही, परवरिश रियासत की है और अभी तक कर रहे हैं। और ये जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो आंकने वाली सियासत है, कभी इसके रेवड़ में बेच देते हैं, कभी उसके रेवड़ में इनको बेच देते हैं, तो ये वाली जो है ये सारे वही लोग हैं। इसमें आपको कोई पॉलिटिकल वर्कर, इसमें कोई मिडल क्लास का या लोअर मिडल क्लास का पढ़ा लिखा नौजवान जो बलूचिस्तान के मामलात को समझता है, वो आपको नहीं मिलेगा इन रेवड़ों में कि जो यहाँ पे शामिल होते हैं। रही सही बात ये है कि अब ये जो हमारे वाली मुश्किलात पहले से थे, हम उस इस्तिकाई अमल को तेज़ी से आगे ले जाना चाहते थे ताकि बलूचिस्तान की सियासत पाकिस्तान की सियासत के या उसकी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की या दूसरे इलाकों की तरक्की के बराबर आए, उसको हमेशा रोकने की गई। इस बातों को छोड़ के मैं आपकी इस बात की तरफ आऊँगा, आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा क्योंकि ये नेशनल इश्यू है। जो अभी असेंबली की कंपोज़िशन है जिसमें आप अभी बार-बार कह रहे हैं, मेरे ख्याल में जो पीटीआई को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें हैं, इसमें हमारा भी एक ओपिनियन है। वो ओपिनियन ये है कि आपको याद होगा कोई 1.5 महीने पहले, तकरीबन महीना पहले यहाँ पर जो प्री इलेक्शन जो लीगल एक बहुत बड़ा इश्यू था, वो 62 एक्ट के हवाले से था। तो ताहयात नाअहली का था, जो मेरा ही केस था, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, हमारे ही केस में ताहयात नाअहली दे दी थी नवाज शरीफ वाले में, ये सब मर्ज करके। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जल्दबाजी ना करे, जो आहीन के ताबे जो भी मामलात हैं उनको आइन के तहत रहने दिया जाए। अभी इस दफा फिर अभी आप देखें इलेक्शन के बाद जो मामला आ रहा है वो यही आ रहा है, आइन कुछ और कहता है और आपका जो इलेक्शन एक्ट है वो कुछ और कहता है। पर मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की, मेरे ख्याल में हमारे साहब का बड़ा अच्छा मशवरा दिया हमारे के दोस्तों को, मेरे संजीदगी से सुनना चाहिए कि उनकी ऑलरेडी एक एग्जिस्टेंट एक जमात है जो अपना वजूद रखती है, जो अलग बात है उनसे बजाय इधर उनको हाथ पांव मारने के, वो अपने ही पार्टी के हवाले से शायद ये केस लड़ते, अपनी मखसूस नशिस्तें दावा करते, उनके लिए फ़ायदा होता। लेकिन क्योंकि अब ये बहुत बड़ा एक लीगल चैलेंज है, तो असेंबली की जो कंपोजिशन है वो कंट्रोवर्शियल होगी। आप बेशक हुकूमत बना लें तो इसका मतलब ये है कि आपके सूबाई असम्बलियाँ सारी कंट्रोवर्शियल हैं, वो सब पे लिटिगेशन है, केसेस हैं सारी सीटों पर। दूसरी बात ये है कि आपकी नेशनल असम्बली इस तरह कंट्रोवर्शियल है, उसमें जो ये मखसूस नशिस्तों का मसला ये हल नहीं होगा, ज़बरदस्ती हल कराने की कोशिश करेंगे, फिर वो अपनी लेजिटिमेसी खो देगा। तो इतनी कमज़ोर हुकूमतें जब कायम होंगी, वो मैं बार-बार यही दोहरा रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो है बड़ी जल्दबाजी में या जानबूझकर बलोच के वो क्या सनाउल्लाह बलोच साहब, मैं आता हूँ, मेरे पास अब सिर्फ 1.5 मिनट रह गया है। फिरदौस साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मामलात हैं ज़ाहिर है अदालतों के अंदर आप गए हैं, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन आपका जो मुतालबा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला, ठीक है, वो भी बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी वो भी चलता रहेगा, लेकिन क्या अब आप आगे असेंबली के अंदर मामलात को किस तरह लेके चलना चाहते हैं? ये सबसे पहले तो सदर मोहतरम को हमें दावत देनी चाहिए हुकूमत बनाने की, और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह हुकूमत साजी करेंगे और उसके लिहाज से हम
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी सीख करेंगे. लेट द फोर्सेस डिसाइड नॉट टू वोट फॉर अस, लेकिन राइट टू फॉर्म गवर्नमेंट हमारी है. ठीक है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब. नाज़रीन, वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का. वापस आएंगे तो ये जो इलेक्शन नताइज हैं इसके हवाले से गैलप जो है उसने एक सर्वे किया था और ये जो कुछ हुआ है उसके बहुत करीब हुआ है. जानने की कोशिश करेंगे कि ये सर्वे किस बुनियाद पर था और ये नताइज या ये सारा कुछ उसके इतने करीब जो है किस तरीके से आया. और हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल गिलानी साहब जो कि एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं गैलप के. मिलते हैं इस वक्त फिर. वेलकम बैक. नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल गिलानी साहब, एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं गैलप सर्वे पाकिस्तान के. गैलप ने इंतखाबात से कबल एक सर्वे दिया था और उन्होंने इस बात की निशानदही की थी कि शरह जो वोटिंग का सिलसिला है उसका तनासब क्या रहेगा, पार्टी पोजीशन जो है वो पंजाब में किस तरह रहेगी, सिंध में किस तरह रहेगी, बलूचिस्तान में किस तरह रहेगी, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह रहेगी. और हैरतनाक तौर पर जो नताइज आए हैं वो उसके बहुत करीब हैं. एक एक आधा फ़ीसद का जो है वो फ़र्क है. तो बिलाल गिलानी साहब, ये फरमाइएगा कि ये सर्वे आपने कैसे किया, या आपको दिया गया, क्या मसला है ये? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया. जी बिल्कुल. सो सर्वे हमने तकरीबन 1 महीना पहले इलेक्शन से किया और ये सर्वे गैलप ने उसी तसलसल से किया कि जो पिछले 40 साल से हम कर रहे हैं कि हर इलेक्शन से पहले हम सर्वेस करते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पता चल सके कि उनकी जो इलेक्ट्रेट है वो क्या उनसे चाहती है और इस वक्त उनकी पोजीशन क्या है. तो ये सर्वे भी तकरीबन इसी तरह से 2 से 3 हज़ार अफराद पर मबनी था. मुल्क के 12 मुख्तलिफ इलेक्टोरल रीजन्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था. और ये जो स्टेटिस्टिक्स की साइंस है जिससे सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है इलेक्शन सर्वेज में, तो हमने वही मेथडोलॉजी यहाँ इस्तेमाल की और इलेक्शन का रिज़ल्ट सर्वे के करीब आए. ये तो सर्वे की और जो स्टेटिस्टिकल मेथडोलॉजी है उसकी एक ट्रायम्फ है कि ये मेथड जो है वो रॉबस्ट है और पाकिस्तान में भी चलता है. सर्वेस पे लोग तनकीद करते हैं मगर मेरे ख्याल से इस इलेक्शन के रिज़ल्ट से ये बात साबित होती है कि काफ़ी हद तक जो मुख्तलिफ और टूल्स और एनालिसिस के मेथड्स हैं उसमें सर्वे ने भी एक वैलिड प्रेडिक्शन की थी जो कि इलेक्शन वाले रिज़ल्ट से साबित होती है. अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि जो आपने पंजाब का दिया था ख़ास तौर पे कि पीटीआई जो है वो 45% और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 41%, तो कितना करीब, काफ़ी करीब है इससे रिज़ल्ट. लेकिन ये वजह क्या बनी कि ये इतना आपको कैसे ये अंदाज़ा हुआ कि ये इतना करीब जो है वो नताइज आए? जी बिल्कुल. सो एक तो इसमें जो लास्ट हमारा सर्वे था उसमें एक्चुअली जो नंबर्स थे वो मैं आपको थोड़ी तस्हीह करना चाहता हूँ. सो उसमें बेसिकली ये था कि 34% जो सर्वे रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने ये कहा कि वो पीटीआई को वोट देना चाहते हैं और 32% थे जिन्होंने कहा कि वो पीएमएल-एन को देना चाहते हैं. तो जब अब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं और उसमें जब देखें कि वोट्स किस तरह से काउंट हुए हैं पंजाब में, तो उसमें 36% के करीब यानी काफ़ी करीब इस नंबर से पीटीआई है और फिर 34% के करीब पीएमएल-एन है. तो वोटों में पीटीआई पीएमएल-एन से आगे है मगर सीटों में मुस्लिम लीग जो है वो पीटीआई से आगे है. तो इस पे आई थिंक ये जो पूरी साइंस ऑफ सर्वे रिसर्च है वो यही इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि एक छोटा सैंपल अगर स्टेटिस्टिकली चूज़ किया जाए तो वो आवाम की जो राय है उसको जांचने के लिए एक
एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें तो यही नज़र आता है कि लोगों ने जो 1 महीना पहले अपना ज़हन बना लिया था इलेक्शन के हवाले से कि वो किसको वोट डालेंगे, तो कैंपेन और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ से वो बहुत मुतासिर नहीं हुए और उन्होंने 1 महीना पहले जो फ़ैसला किया था वो इलेक्शन वाले दिन नहीं, इसमें ये बताइएगा कि अब इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर जो है वो धांधली का है और ये इलेक्शंस जो हैं ये इस वक्त मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन बन रहे हैं, लेकिन जो आपका सर्वे है वो रिफ्लेक्टिव है उस चीज़ का जो नताइज आए हैं और आप ये बात कह रहे हैं कि 1 महीना पहले लोगों ने जो है वो फ़ैसला कर लिया था उन्होंने किसको वोट देना है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस वक्त इंतखाबात के हवाले से धांधली के हवाले से जो शोर है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल। सो एज अ सर्वे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास तो जो एलिगेशंस ऑफ रिगिंग है उसको जांचने के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, वो ये सर्वे का रिजल्ट था। अगर मैं इस पे अपना एनालिसिस रखूं तो मुझे ये महसूस होता है कि जो एलिगेशंस ऑफ रिगिंग है वो डेफिनेटली अपनी जगह दुरुस्त हो सकते हैं, मगर बहुत से और वाइड स्प्रेड जो और वाइड रेंजिंग किस्म के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, मसलन ये कि किसी एक जमात को शायद 2/3 वोट पड़ने थे और वो 2/3 नहीं पड़े और अब वो 32% या 33% पड़े हैं। तो आई थिंक जो जो चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो शायद इस तरह की करेक्शन है कि अगर सीटों पर रिगिंग हुई हो सकता है कि इरेगुलरिटी हुई हो, मगर बुनियादी तौर पर इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तानी जो मैंडेट मिला है वो पाकिस्तानी अवाम की राय के मुताबिक है। अब इसके साथ जो 20 हलकों पे 25 हलकों के ऊपर अगर सीटों के लेवल के ऊपर अगर इरेगुलरिटी हुई हो, तो सर्वे की साइंस जो है वो उस तरह की इरेगुलरिटी को पकड़ने के लिए या ये साबित करने के लिए कि वो नहीं हुई, उसका हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि पंजाब में और दीगर पाकिस्तान में जो बहुत सी ऐसी सीटें हैं इस इलेक्शन में कि जो लेस देन 1% ऑफ द विक्ट्री मार्जिन या 1000 से भी कम वोटों से वो विनर और लूज़र के हाथ से में सीट गई या उसके हाथ से निकली है। तो ये जो बहुत ही हेविली कंटेस्टेड सीट्स हैं, इनमें जो एलिगेशंस ऑफ रिगिंग है उनको और ऐसी सीट्स जहां पर बहुत बड़ा मार्जिन था, उन सीट्स को हमें शायद अलग रख के एक दूसरे के साथ देखना चाहिए। जहां पर मार्जिन बहुत तंग था, वहां पर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड से अच्छा, इसमें ये या फरमाइएगा कि जो बलूचिस्तान का पार्टी ट्रेंड था मोर और लेस आप समझते हैं कि नताइज उसी तरह आए हैं, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। जी, बिल्कुल। सो बलूचिस्तान पे हमने जब 1 महीना पहले रिपोर्ट जारी की थी तो उस वक्त हमने बलूचिस्तान के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की थी। हमारा सैंपल उस वक्त उस इलाके के लिए नाकाफ़ी था, इसलिए हमने बलूचिस्तान की हद तक कोई प्रेडिक्शन नहीं की। मैं इसलिए उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। और जो सिंध का पैटर्न रहा, जी, बिल्कुल। सो सिंध में हमने जो, अगर आप रिपोर्ट भी देखें जो हमने अपनी वेबसाइट पर रखी है, तो हमने प्रिडिक्ट किया था कि 45% के करीब जो वोट है वो पीपल्स पार्टी को पड़ेगा। तो उस हद तक तो रिजल्ट्स इलेक्शन के जो आए हैं वो तकरीबन वैसे ही हैं। तकरीबन 45% लोगों ने पीपल्स पार्टी को ही वोट दिया है। जो कराची की सूरत हाल थी उसके बारे में हमने यही लिखा था कि यहाँ पर वोट जो है वो फ्रेगमेंट हो जाएगा या तकसीम हो जाएगा और किसी एक पार्टी को वाज़े तौर पर वोटों की हद तक अक्सरियत नहीं मिलेगी। तो अभी अगर आप एमक्यूएम की सीटें देखें तो वहाँ एक अक्सरियत पाई जाती है, मगर आप वोटों में तनासुब देखें तो कराची की आवाम ने मुख्तलिफ पार्टियों को मैंडेट दिया है। 30% के करीब वोट एमक्यूएम को पड़ा है, मगर 70% वोट और पार्टीज को पड़ा है। इसी तरह से मैं अगर जो ये वाला इशू है कि वोट एक पार्टी को पड़ा है और बाकी पार्टियों को जिनको वोट पड़ा उन्हें कोई सीट नहीं मिली, ये मेरे ख्याल से 2024 पर अगर हम सीरियस रिफ्लेक्शन करें तो हमें इस इशू को ज़रा देखना होगा कि जमहूरियत में हम तो चाहते हैं कि वोटर को
की पसंद की एक हुकूमत आए। मगर अभी जो सिस्टम है वो ये कर रहा है कि जो भी उस रेस में आगे निकल जाता है उसको एक वाज़े तौर पर अक्सरियत दे देता है। मसलन खैबर पख्तूनख्वा की के इलेक्शन में 45% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, जो कि केपी की हिस्ट्री में भी एक काफ़ी अनयूजुअली हाई नंबर है। मगर 45% वोट लेकर उनको तकरीबन 90% के करीब सीट्स मिल गई हैं। जो दीगर जमातें थीं जो कि 55% वोट उनको मिले मुख्तलिफ पार्टियों, उनको बहुत ही ना होने के बराबर कोई सीट मिली है। इसी तरह से तहरीक लबैक है, उसको तकरीबन 5% वोट मिले पूरे मुल्क में, मगर उनको कोई सीट नहीं मिली। जमात इस्लामी भी इसी तरह से लाखों वोट लेकर आई है, मगर उससे कोई सीट नहीं मिल सकी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम संजीदगी से एलिगेशंस ऑफ रिगिंग को डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे देखना चाहिए, एक फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए उन फॉर्म 45 का जो इसका कि वो present कैसे है। कर- ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल गिलानी साहब। नाज़रीन, ये थे बिलाल गिलानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।